नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पश्चिम बंगाल, असम में रण चल रहा है। पहले चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी बंगाल के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस बम्पर वोटिंग से फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा। सबसे पहले 2016 और 2021 के पहले फेज की वोटिंग के आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। साल 2016 में पहले चरण में 84% मतदान हुआ था, तब भी बम्पर वोटिंग हुई थी। 2021 में आज शाम 5:45 तक 79.2% वोटिंग हुई है, जिसके अभी और बढ़ने की संभावना है। अभी आखिरी आंकड़े जो हैं वो नहीं आए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आज जिन 30 सीटों पर वोट डाले गए हैं, उन 30 सीटों की 2016 के चुनाव में क्या स्थिति थी। आप देखिए, साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में से टीएमसी को 27 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य को 1 सीट मिली थी। ये हाल था 2016 में। इस बार बीजेपी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान खत्म हो गया है, लेकिन आज चुनाव के इस बीच तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी पर पूर्वी मेदिनीपुर की कांथी विधानसभा में हमला हुआ। सोमेंदु की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि उस समय बीजेपी नेता सोमेंदु अधिकारी अपनी कार में नहीं थे और इसीलिए उन्हें कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ड्राइवर की पिटाई की वजह से चोटें आई हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। इससे पहले सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर यह आरोप लगाया था कि वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है। সঙ্গে কেউ নেই, গোবিন্দবাবু বলে ব্যাপার না, তিনি প্রার্থী ইলেকশন এজেন্ট। ইলেকশন এজেন্ট প্রত্যেকটা বুথে যাবে। ইলেকশন এজেন্টের গাড়ি ইলেকশন কমিশন অনুমোদিত স্টিকার লাগানো থাকে। সেই গাড়ি যদি ইনজুর হয়ে থাকে, যে গুন্ডারা করেছে তাদের গ্রেপ্তারের দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন। আর এগুলো যত করবে ভোট বাড়বে। সকাল থেকে শুধু পদ্ম ঝড় চলছে, চিন্তার কোনো কারণ। तो आखिर बम्पर वोटिंग का क्या मतलब है, इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है, और इसके साथ ही जो समीकरण है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा, उसका क्या असर आज के चुनावों पर पड़ा है, ये तमाम बातें हम अगले 1 घंटे में समझने जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कौन कौन से मेहमान हैं, जल्दी से आपको हम ये बता देते हैं। डॉक्टर गुरलेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ेंगे, टीएमसी स्पोक्स पर्सन है, आपका भी बहुत स्वागत है। और मित्रा प्रकाश, लेफ्ट के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर गुलरेज शेख आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर ज्यादा है तो बम्पर वोटिंग होती है, विपक्ष को फायदा होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका इतिहास रहा है, ये तो आप भी जानते ही होंगे और समझते ही होंगे, इसीलिए आप इसे कैसे देखते हैं? क्या फर्क है पहले की बम्पर वोटिंग और आज की बम्पर वोटिंग, और दिन भर हिंसा की घटनाएं होती रही? गुलरेज शेख साहब, देखिए, बम्पर वोटिंग का तो एक लंबा इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में। हालांकि ये जो बम्पर वोटिंग है, हमको लगता है जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है कि जनता एक चेंज चाहती है और इसी के लिए कर रही है। लेकिन केवल एक बम्पर वोटिंग ही हमारा एक पैमाना नहीं होता कि हम चीजों को कैसे मापेंगे। बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, जैसे जिसको बस्ते कहते हैं, कि जो पोलिंग बूथ के बाहर हर पार्टी की जो बस्ते लगते हैं, वहां पर बीजेपी के भी लगते हैं, टीएमसी के भी लगते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी लगते हैं। तो बस्ते बिल्कुल खाली थे बहुत सारी जगह तृणमूल कांग्रेस के। इसका मतलब यह हुआ कि उनके कार्यकर्ता तो बैठा था, लेकिन जो लोग अपनी सहायता के लिए जो चिट्ठी लेने के लिए आते हैं, अमूमन तौर पर वही आते हैं जहां उनको लगता है कि जो कैंडिडेट जीतने वाला है या पार्टी जीतने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बस्ते थे, वहां पर लंबी लंबी कतारें थी, और इसके विपरीत टीएमसी के जो बस्ते थे वे बिल्कुल खाली पड़े थे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, आपने आज एक ऑडियो सुना होगा जो हमने खुद ने रिलीज किया है, और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय जो महासचिव भी है और बंगाल के प्रभारी भी है, उन्होंने रिलीज किया है मीडिया के सामने, जिसमें ममता बनर्जी, हमारे कार्यकर्ता प्रलय पॉल,
जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे एक तरह से वोट के लिए भीख मांग रही थी, उनको रिझा रही थी किसी प्रकार से भी वो टीएमसी में आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले टीएमसी में था, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं दगा नहीं करूंगा मेरी पार्टी के साथ। तो ममता बनर्जी ठीक है, हालांकि इतनी ज्यादा हिंसा के आरोप, तोड़फोड़ के आरोप, गड़बड़ी के आरोप न सिर्फ बीजेपी ने लगाए हैं, टीएमसी ने भी लगाए हैं, लेफ्ट ने भी लगाए हैं, इसलिए सभी की प्रतिक्रिया जानना जरूरी है कि आज की वोटिंग को, आज जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रही, उसे कैसे देखा जाता है। आर्य गुलरेज साहब आपके पास फिर से वापस लौटकर, ठीक है आर्य गुलरेज साहब, फिर से एक बार वापस लौटकर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अब दूसरे मेहमानों से जरा हम बात कर लेते हैं। संजय चक्रवर्ती के पास मैं चलती हूँ। संजय जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि भाई जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं वो तुमने किया है, दूसरी पार्टी कह रही नहीं वो तो आपने किया है। लेकिन आखिर आज की जो वोटिंग रही है वो कितनी प्रभावित हुई इन हिंसा की घटनाओं से? चुनाव आयोग की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? और अगर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है बम्पर वोटिंग से, लेकिन उसके बावजूद खतरा आप लोगों पर मंडरा रहा है, 7 फेज बाकी हैं अभी। देखिए, सबसे पहले ये है कि इस तरीके से पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है जिस चुनाव को, पूरी तरीके से बांग्लादेश से, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको बांग्लादेश से मैनेज किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे समय में जब यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो ये मटुंगा समुदाय के साथ मिलने, काली पूजा करने और ये तरह तरह के जो है ये दिखावा जो इस तरह के चल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे लड़ाई करवाना, चुनाव में हिंसा करवाना, गाड़ियों को तोड़फोड़ करवाना, ये सारी की सारी एक तरीके से ये मैनेज की हुई चीज हुई है कि चुनाव आयोग को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर ये इलेक्शन के दिन पश्चिम बंगाल के से जाकर के वहां बांग्लादेश से इस चुनाव कैसे मैनेज किया गया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कार्यक्रम ऐसे समय पे क्यों रखा गया था? मटुंगा समुदाय से 7 साल उस पर मैं आती हूँ, मटुआ समुदाय पर मैं आती हूँ, बांग्लादेश दौरा जो प्रधानमंत्री का है उस पर मैं आती हूँ, लेकिन हिंसा की बात आप कर रहे हैं, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। पुरुलिया में चुनाव आयोग की गाड़ी फूंक दी जाती है, वो तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, शुभेंदु अधिकारी के भाई पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो हमने अभी बताया, तस्वीरें भी दिखाई। फिर भी आप कह रहे हैं अगर एक बीजेपी नेता के भाई पर हमला हो रहा है, उनकी गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सारा का सारा दोष जो है वो उसी पार्टी का है। ये कैसे, ये कौन सा तर्क है सर? इसका असामाजिक तत्वों को अगर कोई यहाँ पे मैनेज करा तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, न कि ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उन्हें पूरे फोर्सेस लगा रखे कि ये हिंसा हो चल रही है, किस तरीके से हो रही है, तो किसी न किसी ये फॉल्ट चुनाव आयोग की आती है, ये उनको देखना चाहिए कि आखिर हिंसा हुई तो कैसे हुई। फेलियर इसी तरीके से टीएमसी की बात करेंगे, क्योंकि ये उंगली उठाना आदत हो चुकी है, हर बात पे टीएमसी, हर बात पे टीएमसी, ये बिल्कुल एक तरीके से सही नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जब तक इस चीज का जांच करके अपना चुनाव आयोग की फेलियर है, आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस सब कुछ लगा रखा है, सारे चीजें आपके हाथ पे हैं, तो फिर ये सब घटना कैसे हो जा रही है? आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चाहिए कि इसमें संज्ञान लेकर जांच करवाए और कौन दोषी है कौन नहीं है ये पता लगाए। बहुत ही गंभीर हालांकि हालात हैं, बहुत शर्मनाक हालात हैं कि वोटिंग के दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और हम सीधा रुख कर लेते हैं, लेफ्ट के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मित्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। मित्र जी, जो समीकरण बदले हैं राजनीतिक तौर पर वो तो हम जानते हैं, लेफ्ट तो दरकिनार हो चुका है, लेफ्ट का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन जो जमीन पर हिंसा की घटनाएं हैं, जो ये समीकरण है, ये क्यों नहीं बदल रहा है? इसमें आप किसका दोष मान रहे हैं? क्योंकि आपके भी कई नेताओं ने आज आरोप लगाया कि गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए शुभ्रा जी, लापता हो गया है, इसका पता तो 2 तारीख को पड़ेगा। ये आप कैसे कह रही हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जहां तक कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि हिंसा के जिम्मेदार वही एक पार्टी है जिस पार्टी का आरोप अभी पिछली प्रवक्ता लगा रहे थे कि जो पार्टी काफी मजबूत है और अच्छे ढंग से
बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही है, सारी मशीनरी उनके पास है। अच्छा, एक कल्पना कीजिएगा कि इतनी कंपनियां लगे होने के बावजूद भी अगर इतनी हिंसाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आ रहा है और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऊपर से जरूर है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और टीएमसी के लोगों को ही जिम्मेदार मान रहा हूं और आने वाले 2 तारीख को जनता आज जान गई होगी। जनता, देखिए, जनता इतनी समझदार होती है ना कि बगैर मतलब सुनो सबकी करो मन की। जब पोलिंग बूथ पे जाती है तो उसको पता रहता है कि किसको वोट देना है, तो वो वोट देगी जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं और जो बिजली के दाम 2 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो उसको याद आ जाएगा कि 15 लाख का वादा भी इसी प्रधानमंत्री ने किया था, उसी की पार्टी ने 2 रुपए बिजली देने का वादा किया है। तो एक सहमति तो मुझे लग रहा है कि इस डिबेट में बन रही है, गुलरेज शेख साहब हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हो या फिर आप हो, जो फैसला होगा, जो ईवीएम में कैद हो रहा है आज, वो सबको मान्य होगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन मतदाता बहुत सयाना होता है, बहुत समझदार होता है, जहां पर बटन दबाना होगा वही दबाएगा। तो किसी तरह की दिक्कत की बात नहीं है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कहीं? नहीं, यदि हमसे पूछेगा तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं, मित्र जी से ये सवाल था, मित्र जी से ये सवाल था। हो सकती है, इसको तो हम लोग इसको तो मानते हैं। हाँ। नहीं, इसको ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसको हम मानते हैं, इसको मानते रहेंगे और हम बैलेट पेपर की वकालत करते हैं और बैलेट पेपर की ही बात करते हैं। लेकिन जनता कितनी समझदार होती है ये मैं आपको बता रहा हूं कि जनता जब जाती है और बटन दबाती है तो उसे पता रहता है कि हम किस पे बटन दबाने जा रहे हैं, हमें जो धोखा दे रहा है कहीं हम उस पे तो बटन दबा, और जो फैसला 2 तारीख को आएगा वो सर्वमान्य तो होगा ही और उसे मान ही रहा है। काफी टाइम से लोग मान रहे हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम तो दंगे नहीं कराते, हम तो विपक्ष में रह के भी कुछ नहीं करते हैं और ये पक्ष में रह के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए बंगाल की स्थिति आज इन लोगों ने क्या बना दी है, आप इसका नजारा आज दिन भर दिखाई दिया है। गुलरेज शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप लगाया जा रहा है लेफ्ट की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, गुलरेज शेख साहब, कि दाल में कुछ काला है। मुस्कुरा तो रहे हैं आप बैठ करके, यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा का सारा दोष जो है वो टीएमसी का है हिंसा में, लेकिन खेला हो बे, क्या ये उसी की मुस्कुराहट है? क्या वो उसी की मुस्कुराहट है इसलिए चुनाव आयोग पर भी आप मौन है, कह रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया, एकदम सब सही चल रहा है, सब चंगा से? नहीं मैडम, देखिए ये मुस्कुराहट इस चीज की है कि मैं परिवर्तन का साक्षी बन रहा हूं। मुझे दिख रहा है कि परिवर्तन की बेला मेरे सामने किस प्रकार से नया रूप ले रही है और बंगाल किस प्रकार से सोनार बांग्ला बनने की तरफ जा रहा है। अभी देखिए दो पैनलिस्ट मेरे अतिरिक्त संजय जी आ रही हो आपके पास पर, ऐसा लग रहा है कि एक पेट में से 2 मुंह निकल रहे हैं कि दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं, हालांकि ग्राउंड जी लेकिन यहाँ पैनल पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने ईवीएम के ऊपर ठीकरा किया। यही ईवीएम थी ना जिसके माध्यम से आपने बम्पर जीत हासिल कर की वर्ष 2016 में, तब आपने नहीं कहा था कि ये गलत है ईवीएम या टेम्पर्ड है या कुछ है इसके अंदर। जब आप भागना शुरू करते हैं तब इस प्रकार की बातें करते हैं। और आज का मैडम चलिए इसका जवाब मैं संजय जी से लेती हूँ, संजय जी से इसका जवाब लेती हूँ, फिर मैं मित्र जी आपके पास भी आऊंगी। संजय जी जवाब दीजिए सर, और आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। नहीं, इनकी आवाज नहीं, बोल के एक शब्द नहीं सुनाई पड़ा, इन्होंने क्या बोला जो हमको रिपीट कर दिया जी। बीजेपी प्रवक्ता की आवाज मुझे एक शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है, प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, हम उसको फिक्स करवाते हैं, आप अपनी बात रखिए, हम 100 ऐसी प्लेटों का एक बोरा बनता है और 10 बोरे बेचते हैं 100 रुपए में। ये इकोनॉमी दी है लेफ्ट ने, कांग्रेस ने और टीएमसी ने मिलकर। और आज ये जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, क्यों गुंडागिर्दी कर रहे हैं? क्योंकि ये गुंडागिर्दी से ही सत्ता को जीतते हैं। यदि आज इतनी कंपनियां नहीं होती पैरामिलिट्री फोर्सेस पर की तो खूब धड़ल्ले से गुंडागिर्दी होती और फिर ये बड़े हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए और गुंडागिर्दी भी हम ही करेंगे। आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास पूरी मशीन जो कार्यकर्ता है उनमें आपके पास पैसा है, गुंडागर्दी हम करेंगे। पॉलिटिकल क्या होती है, अपने पास खाने के पैसे नहीं, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है संजय जी, मुझे उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी अब बीजेपी प्रवक्ता की आवाज अब आपको आ रही होगी। संजय जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि टीएमसी वहां पर सत्ताधारी पार्टी है और बार बार ये कहा
जा रहा है कि टीएमसी को इस बात का डर सता रहा है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है, कहीं कुर्सी ना छिन जाए, कहीं किला ना ढह जाए, और इसीलिए ये तमाम चीजें की जा रही है। यही बात कह रहे हैं गुलरेज साहब, जवाब दीजिए संजय जी। एक बार मैं आपको बता दूं, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। हम आपको बता दूं 30 में से 29 सीटें हमारी आने वाली है, ठीक है। डर इनको सता रहा है क्योंकि इनके पास खुद का ना कैंडिडेट है, ना इनके पास खुद के लोग हैं, इसीलिए देश में जाके ये विदेश से जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, ठीक है ना। हर तरीके से, क्योंकि देश में ये सब क्या बातें कर रहे हो यार, मटुआ समुदाय के जाकर के वहां मुलाकात करते जाते हैं। 7 साल में इनको एक बार मटुआ समुदाय याद नहीं आया, आज जाकर के मटुआ समुदाय याद आ गया, जाके के वहां सही कह रहे हैं शेख साहब, चुनाव मैनेज कर रहे हैं, वहां सारी पूजा कर रहे हैं, प्रोग्राम आएगा। आप हर तरीके से यहाँ पे घुसपैठी करते हैं, और वहां पे आप कोरोना काल में आप देश में क्या विदेश सबसे पहले पहला दौरा बांग्लादेश का करते हैं। बांग्लादेश यात्रा एक साथ आप लोग सब बोलेंगे ना तो किसी को सुनाई नहीं देगा, दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे। तो दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन हिंसा कर रहा है, आखिर कौन है इसकी जड़ में, ये नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। मैं सवाल गुलरेज शेख साहब आपसे पूछती हूँ, एक सेकंड गुलरेज शेख साहब सुनिए एक सेकंड गुलरेज शेख साहब, सवाल मेरा आपसे है क्योंकि मैं उसी पर आ रही हूं जिस पर आप लोग घूम फिर के आना चाह रहे हैं। बांग्लादेश की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मथुआ समुदाय को सीधे जहन में रखते हुए, टारगेट करते हुए पश्चिम बंगाल के चुनावों को साधने के लिए लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मत्था टेका मंदिर में और उसके साथ ही मथुआ समुदाय को भी प्रभावित करने की कोशिश की। टारगेट लेकर चलने वाली पार्टी हैं आप, ठीक है, टारगेट लेकर चलने वाली पार्टी हैं। कितना टारगेट आज आगे बढ़ गया है, कितने कदम आगे बढ़ गए हैं, आप खुद का विश्लेषण खुद ही करके बता दीजिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां लेफ्ट और टीएमसी कह रही हैं कि सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के ये पूरी यात्रा इस तरीके से डिजाइन की गई, इस तरीके से की गई ताकि पश्चिम बंगाल में आदिवासी वोटर्स को प्रभावित किया जा सके और जो पोलराइजेशन की कोशिश पहले भी आप मंचों से करते आए हैं वो और आगे बढ़ सके। शेख साहब। सुमन, ये मूर्खता की बात है जो ये कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बांग्लादेश का आजादी का जो दिवस है, जो उनका इंडिपेंडेंस डे है, क्या बंगाल के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन हुआ? क्या बंगबंधु मुजीबुर रहमान का जन्म जो हुआ, जिनकी 100वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है वहां पर, क्या वो बंगाल के चुनाव को देखते हुए पैदा हुए थे? ये बेवकूफी की बातें हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्राध्यक्ष है, उनको वहां पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आप कुछ मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉइंट आप मिस कर रहे हैं शेख साहब। पूछिए ना, यशोरेश्वरी मंदिर जाने का, यशोरेश्वरी माता के दर्शन करने का जो कार्यक्रम है वो पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष ने बनाया है। एक सेकंड, पहले भी प्रधानमंत्रियों के दौरे, शेख साहब मैं आती हूँ आप दोनों के पास, संजय जी आपके पास आती हूँ, मित्र जी आपके पास भी आती हूँ, लेकिन गुलरेज साहब सुन लीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की आजादी का जश्न है, 50 साल पूरे हो गए हैं, इस पर हमारा बस तो नहीं है, वो तो जिस तरीके से उनका प्रोग्राम रहेगा वैसे ही चलेंगे। लेकिन कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत का पहली बार यशोरेश्वरी देवी के मंदिर गया ना, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, पूजा अर्चना की, परिक्रमा की, कैमरे में सब कुछ शूट किया गया। ये तो उनके हिसाब से नहीं हुआ, ये तो आपका बनाया हुआ कार्यक्रम था, इस पर जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा आपके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली बार जब बांग्लादेश गए थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तब ढाकेश्वरी जी के मंदिर पे गए थे और वहां पूजा अर्चना की थी। तो मोदी जी जहां जाते हैं, यदि कोई मंदिर होता है, कोई प्रख्यात मंदिर होता है, कोई बड़ा स्थान होता है धार्मिक, तो वहां जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आप मुझे बताइए ना कि पिछली बार ढाकेश्वरी जी के मंदिर में गए थे, क्यों गए थे? आप इन लोगों से पूछिए, अपने प्रोड्यूसर को बोलिए कि तुम्हारे फाइल खोल के दिखाएं जनता को। अचानक कैसे याद आ गए? वो तो जाते हैं मेरे भाई, वो जाते हैं। अच्छा, आप ठीक है, आप कह रहे हैं पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। जब हिमालय की कंदराओं पे गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तब भी सवाल खड़े हुए थे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, दिखाइए, स्क्रीन पर रखिए। हाँ, देखिए, पहले भी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी गए थे, सवाल पहले भी खड़े हुए थे। उन सवालों पर भी मैं आऊंगी और लगातार टीएमसी और लेफ्ट के जो प्रवक्ता हैं वो भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश दौरा है, उसका जो इन चुनावों पर प्रभाव है, जो मथुआ समाज पर प्रभाव है, जिसका एक बहुत
ज्यादा संख्या में जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उस पर असर देखा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस चुनाव पर पड़ा है, इस चरण पर पड़ा है और उस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी। मैं सीधा रुख करती हूँ संजय जी का। संजय जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम वक्त है, मैं चाहती हूं आप लोग एक एक करके अपनी बात रखें, लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे पर आपको क्यों आपत्ति है? ममता बनर्जी उधर कह रही हैं कि ये तो सिर्फ साधने की कोशिश है वोटर्स को, लेकिन जब कलमा पढ़ती है ममता बनर्जी या चंडी पाठ करती हैं, तब आपको ये ख्याल क्यों नहीं आता? हमारे देखिए, पहली बात कलमा पढ़ना, चंडी पाठ करना, जय श्री राम बोलना, ये एक तरीके से आप लोग जैसे भी जिस तरीके से, क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है ना। दूसरी चीज, हमें सबसे ज्यादा आपत्ति है इस बात को लेकर कि ये मटुंगा समुदाय के साथ आज ये मुलाकात करने के लिए क्यों गए, अचानक इनको ये याद कैसे आया। इसे ये पूरी तरीके से पता चलता है कि ये दौरा टोटल मैनेज था, मैनेज करके दौरा किया गया और इनको अचानक जो है कोविड के समय पे जहां पे 60,000 केस आज के दिन पे निकल के आया है, उस समय बांग्लादेश का दौरा करने की जरूरत क्या थी? बांग्लादेश का दौरा रद्द किया जा सकता था। अगर रद्द भी हो जाता तो क्या मुजीबुर रहमान की जयंती मनाई ना जाती? क्या मनाई जाती है? लेकिन ये जानबूझ करके ये दौरा को किया गया है ताकि मटुंगा समुदाय से साथ ये मुलाकात कर सके, काली पूजा कर सके, ताकि लोगों को वोटर को प्रभावित कर सके। लेकिन वोटर समझदार है, ये 2014 का अगर इलेक्शन होता तो शायद इसमें प्रभावित हो सकता है, लेकिन इनके साथ साथ ही कुकर्म के सामने आ चुके हैं। प्रभावित करने की कोशिश की है आप कह रहे हैं, लेकिन प्रभावित हुआ है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए मित्र जी, मैं आपके पास जाती हूँ, क्योंकि पोलराइजेशन की बात बार बार हो रही है। एक विश्लेषक से मेरी बात हो रही थी, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को और वहां के परिदृश्य को बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं पोलराइजेशन की शुरुआत, तुष्टीकरण की शुरुआत तो लेफ्ट ने की, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ उसका कितना असर पड़ा होगा आप तो बेहतर जानते हैं, क्योंकि माहिर खिलाड़ी हैं पुराने इस फील्ड के। जी, प्रधानमंत्री जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री जी कभी राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो अभी कुछ दिन पहले वैक्सीन लगवाए हैं तो एक उसमें नर्स तमिलनाडु की थी, दूसरी पौंडीचेरी की थी और प्रधानमंत्री ने असम का गमछा लगाया हुआ था। और प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी से मिलने जाते हैं तो भी कैमरे लेके जाते हैं। तो तमिलनाडु, वहां बांग्लादेश में जाके वो भारत के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये हम लोग को था कि वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कहे कि बीजेपी ही बंगाल की असली पार्टी है, और उससे पहले उन्होंने यही बात बिहार में कही थी, उससे पहले राजस्थान में यही बात कही थी। तो प्रधानमंत्री जी से मुझे सीरियस नहीं लेते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जी को, लेकिन चूंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं इसलिए प्रधानमंत्री का जब मजाक उड़ता है, जब प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, भीड़ को देख के मतलब बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, और विदेश के जो हमारे साथी हैं उनसे जब वो हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो हमें इस बात का दुख होता है। प्रधानमंत्री जी बताइए क्या कह दिया भाई? गुलरेज साहब जवाब दीजिए, ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री ने? करे मजाक उड़ रहा है। देखिए सुमन, जहां तक ये बातें कर रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राजनीतिक होता है, सिवाय कम्युनिस्ट देशों के, जैसे चीन में या पहले जो रशिया में हुआ करते थे वो तानाशाह होते। जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमेशा पॉलिटिकल ही होते हैं, होना भी चाहिए। जहां तक बात है, अभी हम तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि नहीं जाना था बांग्लादेश, अरे भैया मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है, मतलब इज्जत अफसाई की है 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की बांग्लादेश ने, और आप क्यों चाहते हैं कि भारत को डिप्राइव करें उस इज्जत से? भाई हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, हमारे इकोनॉमिक टाइज भी है बांग्लादेश के साथ। आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप अपने हित के लिए और किसी का बात कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे इंटरनेशनल साथ का क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। वोटिंग तो आज की खत्म हो गई है, लेकिन 7 और चरण बाकी हैं पश्चिम बंगाल में, और आसाम के भी 2 और चरण बाकी हैं। और आज तो शुरुआत है, आगे जो कुछ भी होगा हम लगातार अपडेट आप तक करते रहेंगे, क्योंकि समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर आसाम हो।